पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 1 की शुरुआत में एक सेक्टर के मास्टर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर अपने लोगों से कह रहे होते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते, तुम्हें उसके नाम के बारे में नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। वो लोग उससे कहते हैं, जी मास्टर हमें नहीं पता वो कौन है, हमें बस इतना पता है कि वो एक यंग मैन है, थोड़ा सा भद्दा सा दिखता है, लेकिन हमने उससे पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। मास्टर उनसे कहते हैं, मास्टर उन सबसे कहते हैं, किसी ऐसे शख्स की जिसका हमें नाम भी नहीं पता, उसकी ऐसे कैसे हिम्मत हो गई हमारे जैसे बड़े सेक्टर के लोगों पर हाथ डालने की। और उसकी हिम्मत तो देखो, उसने मेरा नाम भी ले दिया कि वो मुझसे मिलना चाहता है और मुझसे फाइट करना चाहता है। और यहीं पर हमारे हीरो को दिखाते हैं क्योंकि उनके सेक्टर के एक बंदे को खींचता हुआ सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके सेक्टर की तरफ आ रहा होता है। इस सेक्टर का नाम सरपेंट्स ब्लड सेक्टर होता है और उनके मास्टर का नाम मास्टर जोगी होता है। मास्टर जोगी कहते हैं, हमारा सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारे सारे वॉरियर्स को सभी लोगों के सामने ह्यूमिलिएट करने की। उसने तुम सब लोगों को सारे लोगों के सामने पीटा है और अब वो यहाँ पर आ रहा है, जरा उसे आने तो दो, मैं देख लेता हूँ वो कौन है। और फिर हमारा हीरो आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहा होता है और साथ ही उसने अपने एक हाथ में उनके सेक्टर के एक बंदे को पकड़ा होता है जिसे उसने बहुत ज्यादा पीटा होता है। वो उसे खींचता हुआ मास्टर जोगी के सामने आ जाता है और उसे एक धक्का देते हुए मास्टर जोगी के सामने फेंक देता है। मास्टर जोगी जी देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को पीटने की, तो तुम हो वो जिसने हमारे लोगों को पीटा है, लगता है कि तुम्हारी जिंदा रहने की हवाई खत्म हो गई है जो तुम यहाँ पर चले आए हो। लेकिन हमारा हीरो जोगी की बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है और मास्टर जोगी से पूछता है, क्या तुम इस छोटे से सरपेंट सेक्टर के लीडर हो। मास्टर जोगी उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्टर को छोटा सेक्टर कहने की। साथ ही मास्टर जोगी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हैं और अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे दोनों बाजू उखाड़ दूंगा, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के बाद मैं अपने कुत्तू को खिला दूंगा। मास्टर जोगी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी आंखें भी चमक रही होती है और साथ ही उनके दोनों हाथों की उंगलियां भी चमक रही होती है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पेशल टेक्निक को उनके ऊपर रिलीज किया हुआ है। वो अपने दोनों पंजों को हमारे हीरो की तरफ लेकर आगे बढ़ते हैं और उनके स्पेशल मूव का नाम डिवावरिंग ब्लड क्लॉ होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने दोनों पंजों के साथ हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हैं, हमारा हीरो वहाँ से गायब हो जाता है, वो एक शैडो बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मास्टर जोगी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक शैडो है, और वो अपने आसपास देखना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ पर चला गया। जबकि हमारा हीरो उनके पीछे चला जाता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और घूमते साथ ही फिर से अपनी क्लॉ के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा हीरो फिर से बड़ी स्पीड के साथ उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है। मास्टर जोगी को उसके मूव्स की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि हमारा हीरो बार बार हंस रहा होता है। मास्टर जोगी फिर से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करते हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ जंप कर जाता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल कुंफू वाला सीन दिखाया जाता है, जैसे कि सामने वाला पीछे की तरफ हटता जाता है जबकि मास्टर जोगी अपने पंजों के साथ उसके ऊपर अटैक करते जाते हैं। मास्टर जोगी कहते हैं, ये लड़का तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है, ये सिर्फ मेरे अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा है। मास्टर जोगी के अटैक्स काफी ज्यादा फियर्स होते जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे हीरो के थोड़े से बाल भी कट जाते हैं और उसके बाजू के ऊपर उसके कपड़ों पर भी कट लग जाता है और साथ ही उसके चेहरे पर भी एक छोटा सा कट लगता है। मास्टर जोगी भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, कब तक तुम मेरे अटैक्स को अवॉइड करोगे। फिर मास्टर जोगी नीचे की तरफ से होकर उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं, अगर तुम सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो फिर भी तुम्हें सामने वाले पर ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी किसी वक्त भी तुम पर अटैक कर सकता है। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से हमारा हीरो पीछे की तरफ धकेला जाता है। हमारा हीरो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। मास्टर जोगी भी अपनी जीत पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास काफी सारी एबिलिटीज होंगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें सिर्फ अवॉइड करना आता है और कुछ भी नहीं आता। लेकिन तुम जरा अभी अपनी हालत की तरफ तो देखो, तुम बुरी तरह से थक चुके हो, तुम्हारा सारे का सारा स्टेमिना खत्म हो चुका है, अब मुझसे मार खाने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मास्टर जोगी उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुमने हमारे सेक्टर के बारे में पहले कभी नहीं सुना, तुमने सरपेंट ब्लड सेक्टर का नाम पहले नहीं सुना होगा, इसलिए तुम हमारे सेक्टर को छोटा सेक्टर कह रहे थे। हमारे पास सिर्फ अवॉइड करने के स्किल्स हैं और तुम अपने उन स्किल्स के साथ यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए चले आए, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। हमारा हीरो दीवार के साथ टकराने के बाद वहीं पर नीचे गिरा पड़ा होता है और अपना सर झुकाकर बैठा होता है। मास्टर जोगी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुमने हमारे सेक्टर का नाम नहीं सुना फिर भी ठीक है, मैं अपने सेक्टर का लीडर हूँ और तुम्हारे लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है कि तुम एक सेक्टर लीडर के हाथों से मरने वाले हो। मास्टर जोगी यहाँ पर एक ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं, वो अपनी दोनों उंगलियों को सामने की तरफ करते हैं और उसके सर में दंसाकर उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका हाथ उसके करीब पहुँचता है हमारा हीरो उसकी दोनों उंगलियों को पकड़ लेता है। मास्टर जोगी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही हमारा हीरो उसकी दोनों उंगलियों को मोड़ देता है जिसकी वजह से उसका हाथ भी मुड़ जाता है। मास्टर जोगी चिल्लाना शुरू कर देते हैं जबकि हमारा हीरो अभी भी हंस रहा होता है। मास्टर जोगी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। हमारा हीरो उसके हाथ को छोड़ देता है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। हीरो हंसता हुआ उठकर खड़ा हो जाता है और मास्टर जोगी से कहता है, तुमने तो अपनी इस ग्रैपलिंग टेक्निक से मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है, मुझे तो लगा था ये वाली टेक्निक 20 साल पहले लुप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी तुम्हें इस टेक्निक के बारे में पता है, इसका मतलब तुम वाकई में एक लीडर हो। मास्टर जोगी चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता है। हमारा हीरो उसे कहता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे उन सभी के बारे में पता है जो भी इस सीक्रेट टेक्निक को यूज करते रहे हैं। ये वाली ग्रैपलिंग टेक्निक बहुत सारे लोग यूज करते रहे हैं, लेकिन वो
सारे के सारे 20 साल पहले मर गए थे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करने वाले लास्ट बंदे को मैंने अपने हाथों से 20 साल पहले मारा था। मास्टर जोगी उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं आखिर तुम हो कौन, चलो जल्दी से बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो। हीरो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है चलो ठीक है, अब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे लोग मुशिन कहते हैं। मुशिन को चाइनीज जबान में द गॉड ऑफ वार भी कहते हैं। मुशिन मास्टर जोगी से कहता है मुझे सारे लोग गॉड ऑफ वार के नाम से जानते हैं, वो लोग मुझे मुशिन कहते हैं। मास्टर जोगी उसकी बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुमने अभी भी क्या कहा, क्या तुम्हारा नाम मोशिन है, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। और साथ ही मास्टर जोगी बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मोशिन तो वहाँ से साइड पर हट जाता है, लेकिन उनका पंच सीधा जाकर दीवार पे लगता है, जिसकी वजह से दीवार के अंदर भी होल हो जाता है। मास्टर जोगी हंसते हुए उससे कहते हैं अगर तुम मोशिन हो तो इसका मतलब मैं सिंसियोन हूँ, यानी कि अगर तुम वार ऑफ गॉड हो फिर मैं गॉड किलर हूँ। मास्टर जोगी उसे कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुमने ये नाम कहाँ से सुना है और अपने लिए इस नाम को चूज कर लिया, लेकिन मुझे तुम्हारी बकवास बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और साथ ही वो जंप करते हुए फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मोशिन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है, तब कि उनका पंच जमीन के ऊपर टकराता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर भी होल हो जाता है। मास्टर जोगी उसे कहते हैं क्या अब तुम मेरे अटैक्स को अवॉइड नहीं करोगे, जल्दी करो और मेरे अटैक्स को अवॉइड करना शुरू करो, वरना तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। वो अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि मोशिन अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ करते हुए अपने बाजू की एक शील्ड बना लेता है। लेकिन मास्टर जोगी का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। मास्टर जोगी क्योंकि बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर जोगी मोशिन से कहते हैं मोशिन तो 20 साल पहले मर चुका है, अब तक तो उसकी हड्डियों का भी चूरा बन चुका होगा, उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। तुम कहते हो कि तुम मोशिन हो, अगर इस तरह का कोई मिरेकल होता भी है कि वो 20 साल के बाद मरने के बाद दोबारा से कहीं पर आ जाता है, तो तुम्हारे जैसे बच्चे की बॉडी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिसे सिर्फ अवॉइड करना आता है, क्योंकि मोशिन वार ऑफ गॉड था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तुम्हें सिर्फ ब्लफ करना आता है, तुम सिर्फ एक बच्चे हो जो कि यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए चले आए हो। मास्टर जोगी फिर से अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से मोशिन फिर से पीछे की तरफ धकेला जाता है। लेकिन साथ ही मास्टर जोगी फिर से अपने बाजू को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। मोशिन अपने दोनों बाजू से उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाता और वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके गिर जाता है। मास्टर जोगी उसे कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जो भी हो, तुम किसी न किसी सेक्टर से तो यहाँ पर आए हो। मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को तुम्हारे सेक्टर में भेजूंगा, फिर वहाँ पर तुम्हारे सेक्टर में चाहे कोई मर्द हो या कोई औरत हो या फिर कोई नया पैदा होने वाला बच्चा ही क्यों ना हो, मेरे लोग हर उस शख्स को मार डालेंगे जो तुम्हें जानते हैं या फिर जिन्हें तुम जानते हो। और ऐसा ही करने से हमारे सर्पेंट ब्लड सेक्टर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही वो फिर से अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं और कहते हैं लेकिन सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मास्टर जोगी मोशिन के सर के ऊपर खड़े होते हैं और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके सर के ऊपर अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक को यूज करने वाले हैं ताकि उसके सर को काट सके। लेकिन जैसे ही वो अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसी वक्त दिखाते हैं मास्टर जोगी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनके बाजू के ऊपर से सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं और उनका बाजू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मास्टर जोगी अपने बाजू की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि वहीं पर मोशिन की तरफ दिखाते हैं मोशिन ने भी अपनी पाम टेक्निक को यूज किया होता है। यहाँ पर मोशिन ने अपने फर्स्ट अटैक को यूज किया है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ उसके अटैक्स को डॉज ही कर रहा था। मास्टर जोगी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है और हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मास्टर जोगी के बाजू में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और वो पीछे की तरफ हटते जाते हैं और फिर वो वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मोशिन तो 20 साल पहले मर चुका है, तुम मोशिन नहीं हो सकते। मोशिन उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि मैं मोशिन नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है, तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो और ये तय है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैं सारे के सारे सेक्टर लीडर्स को मारने वाला हूँ, लेकिन उनमें से तुम सबसे पहले हो जिसे मैं मारने के लिए आया हूँ। मास्टर जोगी भी हंसते हुए उससे कहते हैं मैंने सुना है कि हर एंडिंग के बाद एक बिगिनिंग होती है, क्या पता यहाँ पर तुम्हें मारने के बाद एक नई शुरुआत हो। मास्टर जोगी अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगर मैं मरने वाला हूँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड में अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो और सारे सेक्टर लीडर्स को मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जर्नी को यहीं पर एंड करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उसी वक्त दिखाते हैं मोशिन अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और उनके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है। और साथ ही मोशिन की आंखों की तरफ भी दिखाते हैं, मोशिन की आंखें चमक रही होती हैं। वो मास्टर को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से वो लोटपोट होते हुए दूर जाकर गिरते हैं। मोशिन की किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि मास्टर लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरते हैं और जैसे ही वहाँ पर गिरते हैं उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। मास्टर जोगी के मरने के बाद मोशिन वहाँ पर जितने भी दूसरे डिसाइपल्स होते हैं उन सब की तरफ देखता है और कहता है सर्पेंट ब्लड सेक्टर का यहीं पर अंत होता है। मोशिन उन सब से कहता है अगर तुम लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो तो फिर सभी लोग आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो, नहीं तो सभी लोग वापस अपने घर चले जाओ, इस सर्पेंट ब्लड सेक्टर को यहीं पर खत्म कर दो। और सारे के सारे डिसाइपल अपने मास्टर जोगी की मौत के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर उस पर अटैक नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोशिन थोड़ी देर तक उनको घूर कर देखता है और फिर वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। वो उसी रास्ते
रास्ते से सीढ़ियाँ उतरते हुए वहाँ से वापस चला जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा कि आपको नई सीरीज की पहली एपिसोड कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल जी फ्लिक्स के ऊपर पहली बार आए हैं तो फिर वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने मुशिन की और एक मास्टर जोगी की जबरदस्त फाइट देखी थी, लेकिन इस सेकंड एपिसोड में हम लोग बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। क्या ये मुशिन कौन था और ये 20 साल पहले गायब कहाँ पर हो गया और ये वापस क्या करने के लिए आया है। तो एपिसोड की शुरुआत में एक टाइगर और एक भेड़िए को दिखाया जाता है। यहाँ पर टाइगर से मुराद सेक्टर है, जबकि भेड़िए को कल्ट के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ पर जिस दुनिया की बात हो रही है उस दुनिया में दो चीजें थी, एक था सेक्टर और एक था कल्ट। सेक्टर वाले लोग अच्छे लोग माने जाते थे, जबकि कल्ट वालों को डेविल माना जाता है, इसलिए उनको भेड़िया दिखाया गया है। ये सारी की सारी कहानी मुशिन का एक दोस्त उसको सुना रहा है। तो मुशिन का दोस्त उसे कहता है हमारी इस दुनिया में सेक्टर्स और कल्ट्स के दरमियान में एक बैलेंस बना हुआ था। ये बहुत साल पहले की बात है। सेक्टर के लीडर का नाम था स्वांगवॉल और वो राइटियस सेक्टर का लीडर था, जबकि एक डेविल कल्टिवेटर था जिसका नाम डैन गाक था और वो वेवर्ड कल्ट का लीडर था। और इन दोनों को लीडर किसने बनाया था, उसका नाम मुशिन था। मुशिन हमेशा न्यूट्रल रहता था और इन दोनों को हमेशा बैलेंस में रखता था। मुशिन की वजह से कोई भी बड़ी फाइट नहीं हो रही थी और कल्ट वाले और सेक्टर वाले आपस में कभी भी फाइट नहीं करते थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ बहुत बड़ा हो गया। डेविल कल्टिवेटर डैन गाक का बेटा जिसका नाम डैन म्योंग वू था वो अचानक मारा गया। न सिर्फ उसके मारने वाले ने उसको मारा था बल्कि उसकी पूरी बॉडी को भी जलाकर खाक कर दिया था। इसी वजह से कल्ट में एक खलबली मच गई। वो सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो उसके कातिल को ढूंढ रहे थे कि उसका कातिल कौन है, किसने उसको मारा है। मरने वाले का बाप यानी कि डैन गाक बहुत ज्यादा गुस्से में था कि उसे अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा शौक लगा। उसने अपनी सारी फुल पावर को यूज कर दिया और हर जगह पर इन्वेस्टिगेशन की। उसने अपने लोगों को हर जगह पर भेजा और सभी लोगों से पूछताछ की, जितने भी तरीके वो यूज कर सकता था, चाहे उससे लोगों को मारना ही पड़ा। उसने लोगों को मारा और उनसे उगलवाया कि उसके बेटे को किसने मारा है। लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद एक दिन उन्हें पता चल ही गया कि उसके बेटे को किसने मारा है। उसके बेटे को जिसने मारा था वो एक सेक्टर लीडर था जिसका नाम बेक सू मून था। सेक्टर के लोगों ने इस बात को छुपाने की कोशिश की और उन्होंने कल्ट के लोगों से कहा कि ये सिर्फ एक हादसा है, इसलिए इस बात को नजरअंदाज किया जाए। लेकिन बेक सू मून बात से जरा भी खुश नहीं था कि इस कत्ल के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। हालांकि उसने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने इस बात को माना भी नहीं कि उसने उस लड़के को मारा है या नहीं, और ना ही उसने इस बात से मना किया कि उसने उसको मारा है या नहीं। वो बिल्कुल खामोश था। उसने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया और यही बात कल्ट के लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका तो बेटा मरा था। उन्हें जवाब चाहिए था क्या उसने उसके बेटे को मारा है या नहीं। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। कल्ट के लीडर क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्हें उनके जवाब नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आर्मी को लीड किया और सेक्टर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने सेक्टर के लोगों पर अटैक किया, आगे से सेक्टर के लोगों ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरह हमारे कंट्री में पहली जंग स्टार्ट हुई दोनों सेक्टर्स और कल्ट्स के दरमियान में। और यहीं पर सीन हिस्ट्री से निकलकर प्रेजेंट में आ जाता है। मुशिन के दोस्त को दिखाया जाता है। मुशिन का दोस्त कहता है अब मुझे याद आ रहा है, मैं जो कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ ये सारी कहानी यानी कि जो वार हुई थी वो 20 साल पहले हुई थी। आज पूरे 20 साल गुजर चुके हैं उस वाक्य को। मुशिन उसे कहता है टाइम तो बहुत ही तेजी से गुजरता है। उसका दोस्त उसे कहता है हाँ बहुत ही तेजी से गुजरता है। मुशिन उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जैसे कि मैंने एक छोटी सी नींद ली थी। जब मैंने अपनी आंख खोली तो 20 साल गुजर चुके थे। उसका दोस्त उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मुशिन उससे कहता है अब तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, मैं हैरान होने वाली कौन सी बात है। उसका दोस्त उसे कहता है नहीं कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी तरफ देख रहा था। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। मुशिन का दोस्त उसे कहता है 20 साल पहले जो वार हुई थी उसमें सेक्टर्स और कल्ट वाले दोनों ही इक्वल थे, यानी कि उन दोनों की पावर बैलेंस में थी। सेक्टर वाले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और कल्ट वाले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि सेक्टर्स और कल्ट तो पूरे कंट्री में थे। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी सेक्टर और कल्ट वाले थे उन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो गई। पूरे के पूरे कंट्री में फाइट स्टार्ट हो गई। लेकिन इस वार के काफी वक्त गुजरने के बाद दोनों साइड्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और लास्ट के ऊपर सेक्टर के लीडर और कल्ट के लीडर यानी कि स्वांगवॉल और डैन गाक के दरमियान में एक फाइट हुई। और इस फाइट का अंत ये निकला कि सेक्टर के लीडर ने कल्ट के लीडर को मार डाला और इसी के साथ ही सेक्टर वालों की जीत हो गई, कल्ट वालों की हार हो गई। क्योंकि उनके लीडर के मरने के बाद कल्ट वाले लोग बहुत ज्यादा वीक हो गए थे और वैसे भी सेक्टर वालों के साथ फाइट करने की वजह से उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसलिए कल्ट के लोगों ने जंग को छोड़कर भागने को मुनासिब समझा और वो सारे लोग भाग गए या फिर कहीं पर जाकर छुप गए। मैंने सुना है कि कल्ट वाले जितने भी लोग थे वो लोग 100,000 माउंटेन की तरफ चले गए हैं और वहीं पर जाकर छुपे हुए हैं। और इस तरह इस ग्रेट वॉर का एंड हो गया और सेक्टर वाले इस वार को जीत गए। और उसके बाद से सेक्टर वालों ने कंट्री के 70% हिस्सा के ऊपर कब्जा कर लिया। 70% हिस्सा के ऊपर सेक्टर वालों का राज है। मुशिन का दोस्त उसे कहता है मुझे बस इतना ही पता है, हिस्ट्री में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सभी को एनालाइज करने के
बाद मैं तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसे कि वो मुझे समझ में ही नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। मोशिन उसे कहता है तुम्हें ऐसे कौन से लूप होल्स नजर आ रहे हैं, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मोशिन का दोस्त उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री लिखने वाले ने हिस्ट्री को ठीक नहीं लिखा, इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। मुझे लगता है कि ये वार की बुनियाद ही गलत थी, शुरुआत से ही कल्ट और सेक्टर वालों के दरमियान में वार होनी नहीं चाहिए थी। मोशिन का दोस्त उसे कहता है क्या तुमने एक बात को नोटिस किया है, मेरी कहानी में कल्ट के लीडर के बेटे का जो किलर था उसका नाम बेक सू मून था, वो जंग के स्टार्ट होने से पहले कहीं पर गायब हो गया, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो कहाँ पर गया, लेकिन साथ ही यहाँ पर फिर से बताया जाता है जैसे ही वो वार खत्म हुई तो वो फिर से वापस आ गया। और साथ ही दूसरा बड़ा लूप होल ये है, मैंने सुना है कि कल्ट के जो 2 गार्डियंस थे वार के स्टार्ट होने के साथ ही वो दोनों भी गायब हो गए, लेकिन वार के खत्म होने के बाद भी उन दोनों गार्डियंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, वो दोनों कहाँ पर गए। और तीसरा बड़ा लूप होल जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने नोटिस किया इस पूरी की पूरी वार को रोकने के लिए मुशिन बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता था, लेकिन मुशिन खुद गायब है, मुशिन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर गया। मुशिन का दोस्त उसे कहता है मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनी है, उनमें से कुछ तो कहते हैं कि मुशिन बहुत ज्यादा बोर हो गया था और वो इस जंग को रोकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, वो कहीं पर सेट्स पार्टी के लिए निकल गया। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं वो एक टाउस गार्ड बन गया, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। मुशिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मुशिन जो कि वार ऑफ गार्ड है वो एक शिनशियन बन सकता है, यानी कि वो एक गॉड किलर बन सकता है। मुशिन का दोस्त उसे कहता है तो फिर और क्या हो सकता है, मेरे सहन में तो सिर्फ इतनी ही बात आती है, अचानक मुशिन पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड से गायब कैसे हो सकता है, वो भी पूरे 20 सालों के लिए। 20 साल तक कौन गायब रहता है। और साथ ही वो मुशिन से कहता है चलो अब जबकि तुम 20 साल बाद वापस आ गए हो तो प्लीज मुझे बताओ कि 20 साल तक तुम कहाँ पर थे और तुम दोबारा से वापस क्यों आ गए हो। तो यहीं पर मुशिन के दोस्त का नाम बताया जाता है जिसका नाम वून ह्यून है। मुशिन वून से कहता है जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तुम्हें उसी वक्त पता चल गया था कि मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, यानी मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया भी नहीं था कि मैं मुशिन हूँ। उसके बाद तुमने अपने सारे एनालिसिस करने के बाद इस बात का अंदाजा लगा लिया कि मैं ही मुशिन हो सकता हूँ। वून उसे कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने सॉन्ग वॉल से तुम्हारी बहुत सारी तारीफें सुनी है और ऊपर से मैंने तुम्हें सरपेंट ब्लड सेक्टर में जाते हुए देखा है। तुमने वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उनके मास्टर जोगी को मार डाला और पूरे के पूरे सरपेंट ब्लड सेक्टर को खत्म कर दिया, ऐसा और कौन कर सकता है वार ऑफ गार्ड के अलावा। मुशिन उसे कहता है देखा तुम्हें सब कुछ पहले से पता है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आया, अब बहुत ही जल्दी तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर 20 साल बाद वापस क्यों आया हूँ, कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। वो उसे कहता है लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं वाकई में समझदार हूँ। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है तुम मुझसे ये बात कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे उन सारी बातों का पता है जिनका सिर्फ तुम्हें पता है। वो क्योंकि गुस्से के साथ चिल्लाकर उसके सामने बात करता है। मुशिन वहीं पर रुक जाता है और कहता है तुम एक छोटे से सेक्टर के एक छोटे से राइजिंग स्टार हो और जबकि मैं वार ऑफ गार्ड हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने चिल्लाकर बात कर रहे हो। मुशिन पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है चलो भी ठीक है हम दोनों एक डील कर लेते हैं, मैं तुम्हें एक पंच मारूंगा, अगर तुमने मेरे पंच को बर्दाश्त कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, जितने ज्यादा पंच तुम खाओगे उतने ज्यादा सवालों के जवाब मिलेंगे। वो उसे कहता है मैंने सॉन्ग वॉल से इस थ्रेट के बारे में बहुत बार सुना है, वो भी बार बार मुझे इसी तरह की धमकी देता है कि मेरी एक स्ट्राइक खाकर देखो, लेकिन अब तो मुझे इस बात की आदत पड़ चुकी है और मैं इस धमकी से जरा भी नहीं डरता। मुशिन उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हारे सॉन्ग वॉल से बहुत ज्यादा डिफरेंट हूँ, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, सॉन्ग वॉल राइटलियस सेक्टर के लीडर का नाम है, इसने डेविल कल्टीवेटर यानी कल्ट के लीडर को मारा था। मुशिन हंसते हुए वून से कहता है लगता है कि सॉन्ग वॉल ने मेरी स्ट्रेंथ के बारे में प्रॉपर्ली बताया नहीं है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वून उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, चलो जल्दी से अपनी स्पीड को बढ़ाओ, हम बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जबकि मुशिन उसके जाने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो दोनों चलते हुए क्लिफ के ऊपर पहुँच जाते हैं। उन जाकर क्लिफ के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है आज तो आसमान बहुत ज्यादा क्लियर है, हम बहुत ज्यादा लकी हैं, अगर आसमान के ऊपर बादल होते तो हम लोग क्लियर व्यू नहीं देख पाते, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें म्यूरिम कोलिशन दिखाता हूँ। मुशिन भी उसके साथ आकर उस क्लिफ के ऊपर खड़ा हो जाता है। उस क्लिफ से नीचे की तरफ देखते हैं तो सामने एक बड़ा सा सेक्टर होता है, इस सारे सेक्टर का नाम म्यूरिम कोलिशन है। वो उनसे कहता है अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम अभी वहाँ पर जाना चाहते हो और वहाँ पर जाकर करोगे क्या। जबकि मुशिन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, वो बस वहाँ पर खड़ा होकर म्यूरिम कोलिशन की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि 20 साल के बाद ये जगह काफी ज्यादा बदल चुकी है। और यहीं पर एक बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताया जाता है, एक राइजिंग स्टार क्या है। जो म्यूरिम कोलिशन में ये सारे लोग वहाँ पर क्या करने के लिए जा रहे हैं, वून और मुशिन दोनों ही उस तरफ जा रहे हैं वहाँ पर अकेडमी में भर्ती होने के लिए। यहाँ पर म्यूरिम कोलिशन में एक ग्रुप है जिसका नाम जियोनसो डैन ग्रुप है। उस ग्रुप में हर साल नई भर्ती की जाती है, हर साल नए लड़कों को भर्ती किया जाता है जो कि मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, ताकि वो लोग एक्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इन सभी को बाद में ट्रेन करके सोल्जर्स बनाया जाता है। मुशिन और वोन को वहीं पर रात हो जाती है, वो दोनों वहीं पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। वोन उसे सब के बारे में बता रहा होता है कि वहाँ पर एग्जाम कैसे होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम कब देने हैं। वोन उसे कहता है इन एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी हिस्सा ले सकता है, इन एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन
लेकिन आपके लिए इस एग्जाम को पास करना जरा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तो वार ऑफ गॉड हैं। ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। आप इस एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन उससे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपको अपनी नई आइडेंटिटी चाहिए होगी, आपको अपना नया नाम रखना है। लेकिन उसके लिए आपको अपने नए नाम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, खास तौर पर जो आप इम्पोर्टेंट वर्क वहाँ पर करने के लिए जाने वाले हैं। मोशिन उसे कहता है, मैंने कब कहा कि मैं वहाँ पर कोई खास काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो बस वहाँ पर बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। मोशिन उसे कहता है, मैं सारे सेक्टर का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी की पूरी म्यूरिम कोलिशन मेरी दुश्मन हो जाएगी एक बार अगर मैंने अपना बदला ले लिया। वो उसे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी दुश्मन हो जाएगी। मोशिन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। मोशिन उसे कहता है, लगता है कि सॉन्गवॉल की बातों का तुम्हारे पर बहुत ज्यादा असर हुआ है कि तुम उसके स्टूडेंट रह चुके हो, इसलिए तुम बिल्कुल उसी की तरह बात करते हो। वो भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये बात कही है कि मैं सॉन्गवॉल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हूँ, मेरी बातें भी उसकी जैसी होती हैं। मोशिन उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर तुम सॉन्गवॉल की तरह के हो, लेकिन उस बंदे का दिल बहुत ज्यादा नरम था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल भी उसकी तरह का नरम हो। और साथ ही मोशिन उसे कहता है, अब जबकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर एग्जाम के दौरान किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चले, इसलिए आज के बाद तुम मुझे मो जियोन कहोगे और साथ ही वहाँ पर ऐसा लगना चाहिए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। और यहीं पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड का एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एंट्रेंस एग्जाम को देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम में इसे कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, इसको पास करने के बाद ही ये लोग चियोनसो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोशिन और उसका दोस्त वोन दोनों ही एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मोशिन का असली मकसद वहाँ पर एग्जाम देकर ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं बल्कि वहाँ पर बदला लेना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो अपना नाम भी चेंज करता है। वो वोन से कहता है, आज के बाद मेरा नाम मू जियोन है, आज के बाद मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वहाँ पर सभी को ऐसे ही लगना चाहिए कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुबह का सीन दिखाया जाता है। वोन मोशिन को लेकर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से एग्जाम देने के लिए खड़े होते हैं। मोशिन और वोन भी उसी तरफ आ रहे होते हैं। वोन कहता है, जहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मोशिन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ये सारे लोग इस एग्जाम के लिए आए हैं, क्या ये सारे लोग चियोनसो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। वोन उसे कहता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे लोग म्यूरिम कोलिशन की बैकग्राउंड और बैक सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर एक बार ये चियोनसो ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो उसके बाद इन्हें म्यूरिम कोलिशन की सपोर्ट हासिल हो जाएगी और ये सेक्टर के एक मेंबर बन जाएंगे। और साथ ही वो मोशिन को सर कह देता है। मोशिन उसकी तरफ देखता है। वो साथ ही उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं मू चियोन कहने वाला था। वो मोशिन से कहता है, यहाँ पर जितने भी लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं, एग्जाम के एंड होने के बाद ये सारे तो अभी एलिमिनेशन राउंड को पार करेंगे। ये सारे एलिमिनेशन राउंड को पार करने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इनके 1% भी नहीं बचेंगे, यानी कि बाकी के सारे फेल हो जाएंगे। लेकिन साथ ही वो मोशिन को फिर से सर कह देता है। मोशिन उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें एक दोस्त बनने की एक्टिंग करना नहीं आता, तुम्हारी वजह से यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा मैं अपने फेक नाम के साथ यहाँ पर आया हूँ और मैं मोशिन हूँ। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, पहले मेरा कोई दोस्त ही नहीं है जिसके साथ मैं दोस्तों वाली बात करूँ। मोशिन का दोस्त वोन यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए नहीं आया, बल्कि ये पहले से सेक्टर का एक मेंबर है। वो दोनों अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक भिखारी आता है और वो भिखारी वोन को जानता है। वो उसे कहता है, आज तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और फेल हो गए थे, लेकिन ये फिर से ट्राई करने के लिए आए हैं। वोन उसे कहता है, हाँ सनबे यांग, बिल्कुल ऐसी ही बात है, इस बार बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं। सनबे यांग उसे कहता है, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है, देखकर लगता है ये एक वॉरियर है। वोन कहता है, ये मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि इस साल चियोनसो ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है। उसने कहा था कि इसे अप्लाई करना है, लेकिन इसे रास्ते का पता नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। मोशिन उस भिखारी से कहता है, मेरा नाम मू जियोन है। वो भिखारी उसे कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कौन से सेक्टर से यहाँ पर आए हो। वो हंसते हुए भिखारी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें अपने बारे में कुछ बता सकेगा, क्योंकि ये एक आजाद प्रैक्टिशनर है, ये अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करता है, ये किसी भी सेक्टर का हिस्सा नहीं है, इसलिए अभी तक इसने किसी भी सेक्टर को ज्वाइन नहीं किया। वो भिखारी उसे कहता है, चलो भी ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने सुना है कि इस बार के एग्जाम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये दोस्त इस बार के एग्जाम को पास कर लेगा। फिर वो भिखारी आगे बढ़ जाता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें म्यूरिम कोलिशन में मिलूंगा। म्यूरिम कोलिशन एक जगह का नाम है। उस भिखारी के वहाँ से जाने के बाद वोन मोशिन को उसके बारे में बताता है कि इसका नाम यांगसो जियोल है, मैं इसे अपना
ब्रदर कहता हूँ क्योंकि मैं इसे काफी अच्छे से जानता हूँ। ये वैंडर फैक्शन से है, यानी कि ये एक भिखारी है और भिखारियों की तरह यहाँ पर घूमता फिरता रहता है। मुशिन उसे कहता है लेकिन तुमने उस भिखारी को ऐसा क्यों कहा कि मेरा ताल्लुक किसी भी सेक्टर से नहीं है, मैं एक आजाद प्रैक्टिशनर हूँ। वो उसे कहता है मैंने तुझे सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है कि ताकि किसी को तुम्हारे बारे में पता न चले, कि अगर तुम उनको अपने सेक्टर के बारे में बताओगे तो वो लोग तुम्हारे बारे में सर्च करना शुरू करेंगे। मुशिन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा किया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है तो सारे के सारे बच्चे उस तरफ देखना शुरू करते हैं क्योंकि इन सभी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो सामने से उनका एग्जामिनर बाहर निकलता है और साथ ही एक कार्ड के ऊपर कुछ पर्दे में रखा होता है वो भी साथ लेकर आते हैं। वोन भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये लोग लेकर क्या आ रहे हैं, इससे पहले तो कभी इस तरह की कोई चीज लेकर नहीं आए। एग्जामिनर वहाँ पर खड़े होकर उन सभी से कहते हैं सभी लोग मेरी तरफ देखो, तो सभी लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम सब लोगों को वेलकम करता हूँ क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए आए हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है इस साल के एग्जाम थोड़े से अलग होने वाले हैं। इस बार हम लोग एग्जाम के फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करने से पहले एक एलिमिनेशन राउंड करने वाले हैं। इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर चेकआउट किया जाएगा, जो भी हमारे स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरेगा उसको इस एग्जाम में आने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उन सभी को यहीं से बाहर भेज दिया जाएगा। और सारे बच्चे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है, हमें यहाँ पर फिल्टर किया जाएगा, क्या आप लोग हमारी स्क्रीनिंग करने वाले हैं? इस बार के एग्जाम बहुत ज्यादा सख्त होने वाले हैं। लास्ट ईयर तो इस तरह का कोई भी चक्कर नहीं था। एग्जामिनर अपने साथ वाले से कहता है पर्दे को हटा दो, और उन्होंने उस कार्ड के ऊपर जिस भी चीज को ढक कर रखा होता है वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं। उसके नीचे से एक बड़ा सा पत्थर निकलता है। जैसे ही उस काले रंग के पत्थर के ऊपर से कपड़ा हटता है मुशिन उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मुशिन उसको पहचानता है। मुशिन कहता है ये तो रेजिस्टेंस स्टोन है। वोन भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वोन को भी पहले रेजिस्टेंस स्टोन के बारे में नहीं पता होता। मुशिन उसे कहता है रेजिस्टेंस स्टोन स्टील की तरह का होता है, स्टील की तरह बहुत ज्यादा मजबूत, लेकिन असल में ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसकी इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तुम्हारे जैसा कोई नॉर्मल बंदा अपनी फुल पावर के साथ भी इस स्टोन के ऊपर अटैक करेगा तो भी इसके ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं डाल पाएगा। एग्जामिनर वहाँ पर जितने बच्चे होते हैं उन सभी से कहते हैं तो तुम्हारा एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये सारा एलिमिनेशन राउंड है। अगर तुम लोग अपने इन वेपन्स को यूज करते हुए तुम में से जो भी इस स्टोन के ऊपर एक कट लगा देगा जो कि 1 इंच गहरा होगा उसको एलिमिनेशन राउंड में पास कर दिया जाएगा और वो अंदर जा सकता है। चलो आप जल्दी से आगे बढ़ो और अपने वेपन्स को यूज करो, चाहे जो मर्जी यूज करो, बेयर हैंड्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा छोड़ा हुआ डेंट 1 इंच गहरा होना चाहिए। अगर वो 1 इंच से गहरा नहीं होगा तुम सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और यहीं से अपने घर वापस चले जाओगे। एग्जामिनर जैसे ही उन सब से कहते हैं चलो फिर ठीक है पहले कौन आएगा, वहीं उन सारे लड़कों में से एक लड़का जिसने अपने कंधे पर एक बड़ी सी तलवार रखी होती है वो उन सब से कहता है ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो मैं बड़ी आसानी से काम कर लूंगा। मैं अपनी इस बड़ी सी तलवार को यूज करते हुए इस बड़े से पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दूंगा। लड़का हंसते हुए आगे बढ़ता है और एग्जामिनर से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अभी से एक और पत्थर ले आना चाहिए क्योंकि मैं तो इसको काटने वाला हूँ। एग्जामिनर भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं यहाँ पर यही देखने के लिए तो खड़ा हूँ, कैसे तुम इस पत्थर को 2 टुकड़ों में काटोगे, जाओ और जाकर ट्राई करके देख लो। लड़का आगे बढ़ता है और उस पत्थर के ऊपर अपनी तलवार को रखता है और साथ ही अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए बड़ी जोर के साथ उस पत्थर के ऊपर दे मारता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार को उस पत्थर के ऊपर मारता है और उसकी तलवार उस पत्थर के ऊपर टकराती है उसकी तलवार 2 टुकड़े हो जाती है, लेकिन उस पत्थर के ऊपर जरा सा स्क्रैच भी नहीं आता। ये देखकर वो लड़का बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो लड़का कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस पत्थर के ऊपर स्क्रैच क्यों नहीं पड़ा, मेरी तलवार जब इसके साथ टकराई थी तो इसके अंदर से बहुत सारे स्पार्क्स भी निकले थे। 1 इंच गहरा मार्क छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो छोटा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा। एग्जामिनर हंसते हुए उस लड़के से कहते हैं मुझे माफ करना लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए जाकर एक नई तलवार खरीदनी पड़ेगी। जबकि मुशिन दूर खड़ा हंस रहा होता है और कहता है लगता है कि चियोंसो ग्रुप वाले अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो इस बार एलिमिनेशन राउंड इस तरह का रखा गया है। इस एलिमिनेशन राउंड को पार करना इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह एक एक करके वो सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। एग्जामिनर बड़े ही आराम से खड़ा होता है जबकि उसी वक्त तलवार का एक टुकड़ा उसके पाँव के पास आकर गिरता है। एग्जामिनर कहता है ये वाला एग्जाम तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम सब लोगों को देकर अटैक करना चाहिए। इस लड़के की तलवार का वो टुकड़ा होता है। एग्जामिनर उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाकर देखने की भी जरूरत है कि तुम तो पहले से फेल हो चुके हो, चलो जल्दी से वापस चले जाओ। एग्जामिनर कहता है चलो अब नेक्स्ट बच्चा आ जाओ। नेक्स्ट लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है पता नहीं सारे लोग छोटे से पत्थर को इतना बड़ा क्यों समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ता और वो लड़का भी फेल हो जाता है। एग्जामिनर कहता है चलो जल्दी से अगला आ जाओ। अगले के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस पत्थर के ऊपर अपना हथौड़ा मारता है, लेकिन उस पत्थर के ऊपर फिर से कोई डेंट नहीं पड़ता और ना ही कोई स्क्रैच पड़ता है और वो लड़का भी फेल हो जाता है। एग्जामिनर कहता है लगता है कि तुम में से कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा, अभी तक जितने भी जहाँ पर आए हो वो सारे फेल होकर यहाँ से जा रहे हो। वोन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मुशिन से कहता है मुझे लगता है कि इस पत्थर के साथ कोई ना कोई मसला है, तो ऐसा ही चलता रहा तो इन बच्चों में से कोई भी पास नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर कहता है चलो अब नेक्स्ट की बारी है, जल्दी से आगे आ जाओ। नेक्स्ट पे एक और लड़का आता है जो कि बिल्कुल शांत होता है। एग्जामिनर उसकी तरफ देखता है और कहता है इसकी बॉडी से बहुत ही अलग सा ऑरा निकल रहा है और इसकी आंखें भी बहुत ज्यादा तेज हैं, लगता है ये लड़का कर पाएगा। वो लड़का उस पत्थर के सामने जाकर खड़ा
खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर बड़ी स्पीड के साथ उस पत्थर के ऊपर एक स्लैश लगाता है। देखने वाले भी सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के की स्ट्राइक की आवाज बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, लगता है कि इस लड़के ने उस पत्थर को काट दिया है। क्योंकि वो लड़का अपनी तलवार के अटैक के सामने खड़ा होता है, इसलिए वो सारी चीज देखने के लिए तैयार खड़े हैं कि क्या हुआ है। जैसे वो लड़का सामने से हटता है तो वहाँ पर दिखाते हैं काफी गहरा कट लगा होता है। एग्जामिनर भागते हुए आते हैं और उसको चेक करने के बाद कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमने सिर्फ 1 इंच गहरा कट लगाने का कहा था, तुमने तो 3 इंच गहरा कट लगा दिया है, तुम तो पास हो गए हो, जल्दी से अंदर चले जाओ। फिर वो लड़का एग्जामिनर की बात सुनने के बाद अंदर चला जाता है, जबकि बाकी के लड़के भी खुश होते हैं और कहते हैं चलो फाइनली हम में से कोई तो पास हुआ। मोशिन वून से पूछता है क्या तुम इस लड़के को जानते हो, ये लड़का कौन है? वून उसे कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं इस लड़के को पहली बार देख रहा हूँ। मोशिन हंसते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। वून उसकी बात सुनने के बाद अपना मुंह मोटा बना लेता है और कहता है मुझे हर चीज के बारे में कैसे पता हो सकता है, मैं कोई डिक्शनरी नहीं हूँ। लेकिन साथ ही वून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने एक सफेद कपड़ों वाला लड़का जा रहा होता है। मोशिन उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? वून उसे कहता है जो मैंने तुम्हें सारी स्टोरी बताई थी उसमें एक लीडर था जिसने कल्ट के लीडर के बेटे को मारा था, ये उसका पोता है, इसका नाम बेक जियोन है। वून काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चियोंसो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहा है। मोशिन उसे कहता है मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई, ये यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं कर सकता? वून उसे कहता है असल बात तो ये है जब इस लड़के के दादाजी ने अपनी लीडर की पोजीशन को छोड़ा था तब उसके बेटे ने आगे बढ़कर उसकी जगह को संभाल लिया था और जैसे वो लीडर बना था उसने म्यूरियम कोलिशन से अलहदगी का फैसला किया था और वो लोग इस सेक्टर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन उसने अपने पोतू को यहाँ पर वापस क्यों भेजा है? वो लोग दोबारा से म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। बेक जियोन आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को यूज करते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है वो उस पत्थर के ऊपर अटैक करने के बाद 2 इंच गहरा एक कट छोड़ देता है। एग्जामिनर आगे बढ़ता है और कहता है तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम पास हो गए हो, तुम अंदर जा सकते हो। फिर एग्जामिनर कहता है अब नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट पे एक लड़की आती है और ये भी बेक जियोन की बहन है, यानी कि बेक मून की पोती है। वो लड़की उस पत्थर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़की के हाथ में एक सिल्वर थ्रेड होता है, यानी कि एक सिल्वर का धागा होता है। अपने धागे को घुमाते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक करती है। सारे लोग देख रहे होते हैं क्या ये अपने इस बारीक से धागे के साथ इस पत्थर को कट कर पाएगी या नहीं। जैसे वो अपने धागे को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है तो वो पत्थर के एक कोने को काट देती है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम भी पास हो गई हो, चलो अंदर चली जाओ। और उसके बाद कहता है नेक्स्ट किसकी बारी है? नेक्स्ट पे भी एक लड़की आती है। ये लड़की पहली वाली लड़की की बहन है, यानी कि ये भी बेक मून की पोती है। वून जी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वून कहता है बेक सू मून ने तो अपने तीनों पोतों को यहाँ पर भेज दिया है, पता नहीं उसका मकसद क्या है, लगता है कि वो लोग म्यूरियम अलायंस में दोबारा जुड़ना चाहते हैं, इसलिए तो उसने अपने पोतों को यहाँ पर भेज दिया है। मोशिन उसे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने अपने तीनों पोतों को यहाँ पर भेजा है, वो सिर्फ यहाँ पर म्यूरियम कोलिशन के लिए नहीं आया। मुझे लगता है कि इनका मकसद कोई और है, ये किसी और वजह से यहाँ पर आए हैं। उस लड़की के पास भी सिल्वर थ्रेड होता है, वो अपने सिल्वर थ्रेड को घुमाते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उस पत्थर के ऊपर एक छोटा सा कट लगता है। एग्जामिनर उसे कहता है 1 इंच और हाफ, ठीक है तुम भी पास हो गई हो, तुम अंदर जा सकती हो। बेक जियोन उस पत्थर के ऊपर अटैक करने के बाद वून की तरफ देखती है। वून उसकी तरफ देखकर शर्माना शुरू कर देता है और शर्माते हुए कहता है चाहे इनकी यहाँ पर आने की जो भी रीजन हो, मुझे इससे क्या। तब मोशिन उसकी तरफ देखकर हैरान हो रहा होता है और कहता है इसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक कैसे बदल गए। अब नेक्स्ट बारी हमारे गॉड ऑफ वार की है। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा गॉड ऑफ वार उस पत्थर को कौन से वेपन को यूज करते हुए काटेगा। क्या हमारा गॉड ऑफ वार इस एलिमिनेशन राउंड को पार कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द पीक ऑफ द मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बेक मून के तीनों पोता पोती इस टेस्ट में पास हो जाते हैं और वो तीनों अंदर चले जाते हैं, जबकि नेक्स्ट बारी हमारे हीरो की होती है। मोशिन आगे की तरफ बढ़ता है और वून से कहता है लगता है कि मेरी बारी है, लेकिन वून उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है जरा रुको 1 सेकंड के लिए। लेकिन एग्जामिनर भी उसकी बात सुन लेते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं। वून वहीं पर चुप हो जाता है जबकि मोशिन आगे बढ़ जाता है। असल में वून उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि मोशिन के हाथ में कोई भी वेपन नहीं है। मोशिन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। एग्जामिनर के साथ साथ बाकी के सारे बच्चे भी यही देखकर सोच रहे होते हैं कहीं ये भी भिखारियों के फैक्शन से तो नहीं है, लेकिन इसके पास कोई वेपन क्यों नहीं है, क्या ये टेस्ट देने के लिए आया है। लेकिन इसके पास तलवार तो होनी चाहिए थी। लेकिन एग्जामिनर उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि ये काफी ज्यादा टफ है। एग्जामिनर सोच रहे होते हैं हालांकि इसके कपड़े थोड़े अजीब से हैं, बिल्कुल भिखारियों के जैसे हैं, लेकिन फिर भी इस लड़के की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो बिल्कुल एक वॉरियर के जैसा है। मैं तो देखने को बेताब हूँ कि ये यहाँ पर इस टेस्ट को कैसे पास करेगा।
मोशन सीधा जाकर उस पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने बाजू को ऊपर चढ़ा लेता है, यानी कि वो अपने पंच को यूज करने वाला है। एग्जामिनर उसे कहता है तो तुम अपने पंच का यूज करने वाले हो, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम अपने पंच से इस पत्थर के अंदर एक डेंट डाल दोगे? मोशन एग्जामिनर की तरफ देखता है। एग्जामिनर उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, अगर तुम रेडी हो तो चलो इसके ऊपर पंच मारो। बाकी के सारे लड़के हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस लड़के को लगता है कि ये सिर्फ अपने हाथों से ही इस पत्थर को शैटर कर सकता है, जबकि हमारी स्टील की तलवारें भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकी। हमारी स्टील की तलवार से भी इस पत्थर के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ा। ये लड़का जैसे रेजिस्टेंस स्टोन के ऊपर पंच मारेगा इसका पूरे का पूरा बाजू टूट जाएगा। जबकि वून भी उनकी बातें सुन रहा होता है। वून हल्का सा मुस्कुराता और कहता है मैंने भी उसको इसीलिए रोकने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे पता था कि इसके पास कोई वेपन नहीं है और ये अपने बेयर हैंड्स को ही यूज करेगा। मुझे लगा था शायद ये अपने बाजू को तोड़ लेगा क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ये बात भूल गया था कि ये वॉर गार्ड है। मोशन की पूरी बॉडी तो स्टील से बनी हुई तलवार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस पूरी दुनिया में इतना कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि गॉड ऑफ वॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि ये आज से 20 साल पहले की बात है क्योंकि मोशन यानी कि गॉड ऑफ वॉर मार्शल वर्ल्ड की पीक पर था। मोशन भी उस रेजिस्टेंस स्टोन के सामने खड़ा होकर एक जबरदस्त स्टैंस लेता है और अपने पंच को पीछे की तरफ करते हुए फुल फोर्स के साथ उस रेजिस्टेंस स्टोन के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके ऊपर पंच मारने के बाद पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि एग्जामिनर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वून कहता है हालांकि 20 साल गुजर चुके हैं लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी भी मार्शल वर्ल्ड के पीक पर है और साथ ही उस ब्लैक स्टोन के ऊपर दिखाते हैं। मोशन के पंच का निशान उस ब्लैक स्टोन के ऊपर होता है जो कि 1 इंच से काफी ज्यादा है। और यहीं पर इस फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड का एंड हो जाता है और फिर सारे के सारे बच्चे जो कि पास हो गए हैं वो अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ग्राउंड में जितने भी बच्चे हैं ये सारे फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड को पार कर चुके हैं। इनका सेकंड टेस्ट होने वाला है। वो सारे एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। खास तौर पर वो मोशन की तरफ घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि मोशन ने बगैर किसी वेपन के सिर्फ अपने हाथों को यूज किया था। वून भी अपने आसपास देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और मोशन से कहता है ये सारे लोग तो हमारी तरफ ही घूर घूर कर देख रहे हैं। मोशन उसे कहता है मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मेरे पास तो वेपन था ही नहीं इसलिए मुझे अपने हाथ का यूज करना पड़ा। वून उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है, अगर तुम वहाँ पर किसी तलवार का इस्तेमाल करते तो ये सारे लोग तुम्हारी तरफ इस तरह घूर कर नहीं देख रहे होते। या फिर हो सकता है कि तुम तलवार को यूज करते हुए उस पत्थर को 2 टुकड़ों में काट देते और उसके बाद ये सारे लोग तुम्हें घूर घूर कर देख रहे होते। वहीं साइड के ऊपर एक लड़की भी खड़ी होती है, उसने भी इस टेस्ट को पास किया है। मोशन उस लड़की की तरफ देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हालांकि मोशन उस लड़की को नहीं जानता लेकिन वो लड़की भी मोशन को घूर घूर कर देख रही होती है। लेकिन जब मोशन उसकी तरफ देखता है तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। मोशन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कहता। बेक जियोन भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। बेक जियोन अपनी बहन से कहता है जिसका नाम हाउन है। वो हाउन से कहता है ये वून के साथ जो लड़का खड़ा है क्या यही वो लड़का है जिसने अपने हाथ को यूज किया था टेस्ट को पास करने के लिए? हाउन उसे कहती है हाँ मैं भी अंदर आ गई थी लेकिन मैंने बाकी के लोगों से सुना है कि उसने अपने हाथ को यूज करते हुए उस पत्थर के अंदर डेंट डाल दिया था। बेक जियोन हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि इसने अपने हाथ को इसलिए यूज किया क्योंकि इसे तलवारबाजी नहीं आती होगी। मुझे नहीं लगता कि इसको कोई वेपन यूज करना भी आता होगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सबको देखकर ऐसे ही लगता है ये सारे के सारे स्किल मार्शल आर्टिस्ट हैं। इन सभी के पास कोई ना कोई तलवार या फिर वेपन जरूर है। बेक जियोन कहता है पता नहीं हम सब में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि हम सभी ने स्क्रीनिंग टेस्ट को पास किया है। हाउन उसे कहती है अगर यहाँ पर कोई अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छुपा रहा तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही लड़का है। हाउन उसी लड़के की तरफ देख रही होती है जिसने सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को पास किया था, जिसने अपनी तलवार को यूज करते हुए 3 इंच गहरा कट लगाया था। हाउन अपने भाई से कहती है वो तो जिस तरह वहाँ पर खड़ा है उसे देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। वो दोनों बहन भाई वहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उनकी तीसरी बहन भी वहाँ पर आ जाती है। पता नहीं इन दोनों बहन भाई का क्या मसला है, वो अपनी तीसरी बहन से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं। वो वहाँ पर आती है तो जियोन उसे कहता है मुझे लगा शायद तुम फेल हो गई हो क्योंकि तुम यहाँ पर खड़ी थी लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। साथ ही वो अपना चेहरा भी दूसरी तरफ घुमा लेता है जबकि बेक जियोन भी चुपचाप वहीं पर खड़ी हो जाती है। और यहीं पर बेक जियोन अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर उसके फादर उसे कह रहे होते हैं म्यूरियम कोलिशन की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जबकि हमारी बेक फैमिली एक डिफरेंट पाथ पर चल रही है। हमें मोरियम कोलिशन से अलग हुए काफी साल गुजर चुके हैं लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोलिशन के साथ अपने रिलेशंस को दोबारा से ठीक कर लें। आशियोन जल्दी से अपने दोनों बहन भाइयों के साथ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों के साथ इस एग्जामिनेशन टेस्ट को पास करो, चियोनसो डैन ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। मुझे अपने बाकी के दोनों पोता पोती की बजाय तुम पर ज्यादा भरोसा है इसलिए तुम्हें ये काम करना है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। आशियोन वहाँ पर खड़ी होती है जबकि वून अभी तक उसी की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा होता है। जबकि मोशन उसकी तरफ देखता और कहता है इसको बार बार क्या हो जाता है, इसके गाल सुरख क्यों हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके एग्जामिनर फिर से बाहर आते हैं और उन सब से कहते हैं तुम सब लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इंतजार किया है, चलो ठीक है मैं तुम सब लोगों को वेलकम कहता हूँ। तो फाइनली तुम लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो एग्जामिनर उन सब से कहते हैं तुम्हारे फर्स्ट टेस्ट के लिए हमें कोर्टयार्ड में जाना है, चलो सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वून मोशन से कहता है तो तुम्हारा ये टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, मैं इस टेस्ट में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता इसलिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। मोशन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं इस टेस्ट को पास करने के बाद तुमसे मिलूंगा। मोशन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वून पीछे से चिल्लाकर
उसे कहता है तुम्हें अपना वादा तो याद है, तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है वरना मैं कभी भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही चिपका रहूंगा। मोशन कहता है लगता है कि इसको एक्टिंग करना आ गई है, जिस तरह एक दोस्त एक्टिंग करता है ये बिल्कुल दोस्त की तरह ही एक्टिंग कर रहा है। फिर वो सारे बच्चे चलते हुए कोर्टयार्ड में चले जाते हैं। वहाँ पर एक और मास्टर होते हैं, उनका नाम ली जियोम होता है। उन सबसे कहते हैं मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ, इस टेस्ट के लिए तुम्हारा एग्जामिनर मैं होने वाला हूँ। मेरा नाम ली जियोम है और लोग मुझे आयरन ला भी कहते हैं, मैं इस जियोन्सो डैन का लीडर हूँ। सारे बच्चे उसका नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में आयरन ला है, ली जियोम तो इस जियोन्सो डैन का लीडर है, क्या ये हमारा एग्जामिनर बनने वाला है। वो लड़का भी काफी ज्यादा हैरान होता है जिसने सबसे ज्यादा गहरा कट लगाया था। वो कहता है तो इसका मतलब ये वो लेजेंडरी मास्टर है जिसने कल्ट्स की फाइट के दौरान बहुत सारे कल्टिवेटर को मार डाला था। मास्टर जियोम उन सबसे कहते हैं यहाँ पर तुम लोगों का जो टेस्ट होने वाला है वो तुम्हारे गेट वाले टेस्ट से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान टेस्ट था और ये वाला टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन साथ ही मास्टर जियोम उन सबसे कहते हैं लेकिन अगर तुम लोगों ने अपनी मार्शल आर्ट्स को वाकई में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है और तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स के ऊपर पूरा भरोसा है तो तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे और फाइनल राउंड तक जरूर जाओगे। मास्टर जियोम कहते हैं अब जबकि तुम सब लोग यहाँ पर आए हो पहले टेस्ट को पास करके, मुझे लगता है कि तुम सब लोग इस टेस्ट को पास करना चाहते हो। मुझे भी उम्मीद है कि तुम में से काफी सारे बच्चे इस टेस्ट को पास कर लेंगे, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी भी होगी। चलो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों के फर्स्ट ट्रायल के बारे में बताता हूँ। हमारे फर्स्ट टेस्ट का नाम होने वाला है ट्रायल ऑफ द 5 सेंसेस। बच्चे भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसा टेस्ट है, ट्रायल ऑफ द 5 सेंसेस, इसका मतलब क्या है। एक लड़का उनसे कहता है मास्टर जियोम आपके कहने का क्या मतलब है, क्या हमारा टेस्ट यहीं पर इसी कोर्टयार्ड में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हमें बताया तो जाए कि इस एग्जाम में होने क्या वाला है, हमें करना क्या है। मास्टर जियोम उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और उसी वक्त वहाँ पर एक बॉम्ब आकर गिरता है। वो एक स्मोक बॉम्ब होता है और आहिस्ता से वहाँ पर और भी ज्यादा बॉम्ब आकर गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में पूरे कोर्टयार्ड में बॉम्ब ही बॉम्ब आकर गिरते हैं जिससे धुआं ही धुआं हो जाता है और उन्हें अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। मोशन भी उस धुएं में खड़ा होता है। वो सारे बच्चे सोच रहे होते हैं ये क्या है, क्या ये पॉइजन है। इनमें से कहता है नहीं ये पॉइजन नहीं है, ये तो बस फॉग है। लगता है कि यहाँ पर किसी ने स्क्रीम बॉम्ब का यूज किया है और धुएं धुआं फैला दिया है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ असैसिन्स आते हैं जिनके हाथ में लकड़ी की तलवारें होती हैं। मोशन उन सबको महसूस कर लेता है क्योंकि ये टेस्ट ही महसूस करने का है। ट्रायल ऑफ द 5 सेंसेस का मतलब है कि उनकी 5 सेंसेस को चेक किया जाएगा इस सारे धुएं के अंदर। मोशन उन सबको देख लेता है। वहाँ पर बहुत सारे असैसिन्स होते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं और अपने हाथ में लकड़ी की तलवारें पकड़ी होती हैं। मोशन कहता है तो मुझे पता चल गया कि ये टेस्ट क्या होने वाला है और इस टेस्ट में क्या होने वाला है। वहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जो कि धुएं में गिरा होता है। वो कहता है मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं ये टेस्ट किस बारे में हो रहा है, अचानक ये धुआं कहाँ से आ गया। वहीं उसके सामने एक असैसिन खड़ा होता है। वो उसे कहता है सर क्या आपको पता है कि ये टेस्ट कैसे शुरू होने वाला है, मुझे सारा धुआं कहाँ से आ रहा है। लेकिन वो असैसिन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी लकड़ी की तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही अपने पास एक सुरह रंग की चिट उसकी बॉडी के ऊपर चिपका देता है और साथ ही उसे कहता है ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये टेस्ट कैसे शुरू होने वाला है तो तुम्हारे यहाँ पर फेल होना तो बनता है कि यही तो तुम्हारा टेस्ट है। पूरे कोर्टयार्ड में धुआं ही धुआं होता है जबकि वो असैसिन दीवारों के ऊपर भी चढ़कर बैठे होते हैं। उन्हें जहाँ पर भी कोई टारगेट नजर आता है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पर एक और लड़के को दिखाते हैं जो कि अपने आसपास देख रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त एक असैसिन बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से गुजरता है और उसके ऊपर अटैक कर जाता है और वो बच्चा भी फेल हो जाता है। यहीं पर एक और लड़के को दिखाते हैं। अब ये भी समझ आने ही लगती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त एक असैसिन धुएं में से निकलता है और ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस बेचारे को भी मारकर फेल कर देता है। जबकि बेक जियोन उसी तरफ देख रहा होता है। बेक जियोन कहता है मुझे समझ आ गई है, ये सारे के सारे असैसिन हमारा टेस्ट ले रहे हैं। जियोन अपनी बहन हाउन के साथ होता है। वो हाउन से कहता है यहीं पर मेरे साथ ही रहना, यहाँ पर फोक के अंदर बहुत सारे असैसिन्स हैं। जियोन अपनी बहन से कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा टेस्ट हो रहा है, इस सारे धुएं के अंदर असैसिन्स हम पर अटैक कर रहे हैं। लगता है कि मास्टर गियोम हमें चेक करना चाहते हैं कि इस सारे धुएं में या इस तरह की सिचुएशन में हम लोग असैसिन्स के खिलाफ कितनी देर तक टिक सकते हैं। जियोन अपनी बहन से पूछता है आज जियोन कहाँ पर है। वो उसे कहती है मुझे नहीं पता, वो यहीं कहीं पर होगी। एक असैसिन उसी वक्त जंप करते हुए जियोन के ऊपर अटैक करता है लेकिन जियोन अपनी तलवार को यूज करते हुए उसकी लकड़ी की तलवार को ब्लॉक कर लेता है। वो असैसिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जियोन अपनी असली की तलवार को यूज कर रहा है और साथ ही उसकी लकड़ी की तलवार को काट देता है जिससे वो असैसिन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। वो हंसते हुए धुएं में गायब हो जाता है और जियोन से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। हाउन अपने भाई से कहती है ब्रदर जियोन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे तो यहाँ पर अपनी उंगली को भी नहीं हिलाना पड़ा, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ हो तो मुझे क्या टेंशन है, हम लोग इस एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।